हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 जो है ओम्स लॉ के बारे में। बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों, ये ओम्स लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस माना जाता है, जिसमें एक जर्मन फिजिसिस्ट जो थे वो सर जॉर्ज ओम, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया था। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ। तो बच्चों, ओम्स लॉ में क्या बताया गया है, ये एक रिलेशन बताया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल्स होते हैं, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। और उसके बीच में करंट आई जो होता है, वो करंट जो बहता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है जो कि ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो एक कंडक्टर को हम इमेजिन करते हैं, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो पॉइंट को हम इमेजिन करते हैं, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। यहां पे अगर आप समझिए, इस कंडक्टर से अगर मैं आई करंट को फ्लो कर रहा हूं, आई करंट, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस ए का होगा वो वी ए होगा, पोटेंशियल जो बी पे होगा वो वी बी होगा। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको अगर मैं V बोलूं तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात करता है सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को आपको सबसे पहले कांस्टेंट कर देना होगा, मतलब ये एक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम, ये एक रिलेशन है जो ओम्स लॉ एस्टेब्लिश करता है। बट एक चीज हमको नहीं भूलना होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लिखना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और आगे इस ओम्स लॉ में क्या बताया जा सकता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें पता है कि जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं, इसकी जगह पे जब इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, जिस कोई भी कांस्टेंट जो हमको एक डिनोट करना पड़ता है इक्वल के साइन के लिए। ये कांस्टेंट जो होता है उसको हमने आर से डिनोट किया है। यहाँ पे आर जो होता है ये एक कांस्टेंट है। मतलब जब हम इस साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं, इस साइन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक लेटर हमें डिनोट करना पड़ता है कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आता है V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ पे हमें ये जरूर लिखना होगा वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और एंड्स ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं, एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब एक कंडक्टर के बिटवीन टू पॉइंट्स या एंड ऑफ द कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है। I जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है। और R जो होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है वो R है, जिसको हम अभी नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका, ओम्स लॉ का, जो सबसे इंपॉर्टेंटली बोलता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक नया टर्म निकल के आता है ओम्स लॉ से जिसका नाम हम रेजिस्टेंस देते हैं। इस इक्वेशन में जो R है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, V, अगर हम इस R की जगह पे एक V इज इक्वल टू जो आर आई है, इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V बाई आई को मैं इधर लाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू R। R जो है वो कांस्टेंट है,
V और I जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हो गया, तो इस इक्वेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि कभी भी एक कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली यही ओम्स लॉ का एक फाइनल आउटकम है, जहां पे आपको बताया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और करंट का जो रेशियो है, मतलब रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो होता है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमको समझना है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर को हम रेजिस्टेंस बोले या कांस्टेंट बोले। अब हमें R जो होता है उसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखना होगा कि ये R क्या चीज होती है, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। R जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट, जैसे कि हमको पता है V को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, I को एम्पियर में, मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था। जो R होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट भी अब ओम, चूंकि ये ओम्स लॉ से डिराइव किया गया है, इसकी जो यूनिट हो जाती है R की, रेजिस्टेंस जो होता है ये ओम में ही मेजर करते हैं, इसका यूनिट ही हो जाता है, इसका ऐसा यूनिट ही रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम। और ये अगर इस एक इक्वेशन, और मैं इसी इक्वेशन के थ्रू हम एक और इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं जिसमें सिंपली ये बताया है कि अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए R इज इक्वल टू V बाई आई, इस इक्वेशन से देखिए एक चीज क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, एक किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करेगा इसके अंदर के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहने की कोशिश करेंगे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। कुछ मटेरियल्स का एक बेसिक नेचर होता है उसको रेजिस्ट करना, मतलब उस फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकना। ये जो रोकने का जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, उसको हम रेजिस्टेंस के नाम देते हैं। रेजिस्टेंस का अगर मीनिंग भी आप समझेंगे तो उसका मतलब होता है रोकना, इसको आगे बढ़ने से रोकना या विरोध करना। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका एक्चुअली ये रेजिस्ट कर रहा है, ये इसको रोक रहा है। तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती ही है जो अपने से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना नहीं चाहती। तो एक स्मॉल अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में, बेस वो डिपेंड करेगा, इसी के रेजिस्टेंस के बेस में हम इसको इंसुलेटर या गुड कंडक्टर या वेरी गुड कंडक्टर के कैटेगरी में भी रखते हैं। तो हमको उसको आगे पढ़ना भी है कि ये रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो फोर्स डेवलप होता है, जो अपोजिंग फोर्स होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम नापते हैं ओम में। और इस इक्वेशन से हम एक चीज तो क्लियर कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स ऑफ द कंडक्टर में ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और करंट अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, या अगर रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं तो करंट कम फ्लो होगा। ये बहुत क्लियर है कि अगर जो पार्टिकल्स के जो अपोजिंग फोर्स होते हैं, अगर मैं अपोजिट फोर्स को बढ़ा दूं तो करंट को वो ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आता है कि करंट को अगर मैं बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस घटेगा, या मैं इसी को उल्टे तरीके से समझ सकता हूँ कि रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा एक कंडक्टर से। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक आउटकम ऑफ द ओम्स माना जाता है, जो उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू की जगह पे रेजिस्टेंस टर्म यूज किया। और ये रेजिस्टेंस आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस रेजिस्टेंस को हम कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, पैरेलल सीरीज इन पैरेलल में हम देखने वाले हैं कि इस रेजिस्टेंस का रोल क्या है। तो यहाँ पे एक ओम्स लॉ हमने डिराइव कर लिया, V इज इक्वल टू आर आई, या V बाई आई इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू R, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन एक चीज जरूर लिखना होगा बच्चों, ये गलती आप नहीं करिएगा, कभी भी ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, इस बात को हमें भूलना नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। एक ग्राफ के द्वारा भी इन दोनों रिलेशन को हम समझ लेते हैं।
तो बच्चों अगर ग्राफिकली ओम्स लॉ को समझा जाए तो ये एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जिसको हमने V बोला, जिसको हमने करंट को I बोला, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ का। जो ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ हम खींचते हैं तो एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इस पे हमने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम नापते हैं वोल्ट में। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है करंट जिसको हम नापते हैं एम्पियर में और जिसको डिनोट करते हैं आई से। वाई एक्सिस जो करंट का है और पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्स एक्सिस पे है, इन दोनों का रिलेशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं करंट वैसे वैसे ही फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसी को हम इस ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी उसी रेशियो में मुझे आगे बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाया तो उसी रेशियो में करंट भी बढ़ा, और इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे पॉइंट ऑफ मीटिंग लाई करता है, और इस तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रेट ग्राफ जो बिल्कुल भी जिसमें कर्व नहीं आएगा, ये स्ट्रेट ग्राफ जो होता है वही ये रिप्रेजेंट करता है करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन को। जो इस ग्राफ को देखते ही हमें समझ में आ सकता है कि ये जो रिलेशन है ये एक एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जहां पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसी रेशियो में करंट को बढ़ाया जा रहा है या करंट बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में ओम्स लॉ पूछा जाए तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इसको इंक्रीज कर जाएंगे। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से किसी भी एक लॉ को बहुत इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो ओम्स लॉ का आउटकम था, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम्स लॉ का आउटकम था। इस रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं इस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, मतलब किन चीज़ों से ये रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है वो हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक कंडक्टर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर का लेंथ होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने में। मैंने आपको बताया है अभी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल का एक नेचर होता है उसको अपोज करने का। तो आप ही सोचिए, अगर लेंथ को अगर हम बढ़ाएं तो मटेरियल का रेजिस्टेंस जो अपोजिंग फोर्स होगा वो भी ड्यू टू नंबर ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो बढ़ जाते हैं, उसके लेंथ बढ़ने के साथ उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे और वो एक अपोजिंग फोर्स को और ज्यादा डेवलप करेगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जितना ही आप कंडक्टर के लेंथ को, अगर ये छोटा सा कंडक्टर है और इसके बाजू में अगर एक बड़ा सा कंडक्टर रख दूं, इससे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करूं, इसमें से भी वही अमाउंट, जैसे आई अमाउंट ऑफ करंट इधर भी फ्लो किया जाए और आई अमाउंट ऑफ करंट इधर भी फ्लो किया जाए, तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि इसमें अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा, जो बड़ा मटेरियल है वो ज्यादा अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ को बढ़ाया जाए किसी भी कंडक्टर के लेंथ को तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो होता है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो ये एरिया है, जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे ये साबित होता है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंडक्टर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इनवर्सली रिलेशन में आता है रेजिस्टेंस के। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के
जो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये हमने देख लिया है रिलेशन। तो इस रिलेशन से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमें याद रखना होगा। अगर हम एग्जांपल ले टंगस्टन की, तो टंगस्टन जैसा एक मेटल होता है वो ये जो मटेरियल का जो नेचर होता है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और वहीं पे दूसरे कंडक्टर जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंडक्टर आज के डेट में जो कॉपर माने जाते हैं, ये सारे जो गुड कंडक्टर होते हैं ये कम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इनके अंदर का जो अपोजिंग फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी। और लास्ट जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। मैंने हमेशा ओम्स लॉ में आपको बोला है कि ओम्स लॉ हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि करंट पे टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही फ्लक्चुएट हो जाता है, और इसलिए किसी भी रेजिस्टेंस को टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। ये एक रिलेशन नॉर्मली अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी जाए किसी भी रेजिस्टेंस की तो क्या होता है, जैसे प्योर मेटल्स जो होते हैं उनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, प्योर मेटल को अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर इनके प्योर मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये हमको समझना होगा। तो ये एक डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन आता है। दूसरा, कुछ मेटल में ये अनअफेक्टेड रहता है। जैसे टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा लीजिए आप, टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा लीजिए उस मेटल का, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। तो ये चौथा जो था टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, ये डिपेंड करता है किस मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर वो प्योर मेटल होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कुछ मटेरियल के लिए वहीं पे वो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। तो ये चार रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, और ये रेजिस्टेंस जो होता है इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमने इस वीडियो में देख लिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।